हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्चना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 में ज्योग्राफी का एक टॉपिक है वायुमंडल, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी टीजीटी दे रहे हैं, यूपी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, या आप जूनियर सुपर टेट, प्राइमरी सुपर टेट या यूपी टेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वायुमंडल का टॉपिक ऐसा एक टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी के लिए बनता है। तो वायुमंडल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। वायुमंडल के बारे में निम्न बातें बताई जाती हैं। फर्स्ट है, सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई तक यह फैला संकीर्ण परतों का गैसीय आवरण है। ऑप्शन 2 है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह पृथ्वी से अलग नहीं हो सकता। थर्ड, इसकी सबसे निचली परत को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से एक या दो सही हो सकते हैं, तो आपको बताना है कि कौन कौन से इसके कथन जो हैं वो सही हैं। तो देखिए, सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई तक यह फैला संकीर्ण परतों का गैसीय आवरण है, ये बिल्कुल सही होता है वायुमंडल के बारे में। सेकंड ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही यह पृथ्वी से अलग नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी सही होता है। इसकी सबसे निचली परत को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है। इसकी सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर सही होगा वो है ऑप्शन ए, बी। 1 और 2 सही है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नूतन परिकल्पना के आधार पर किस विद्वान ने वायुमंडल को 2 भागों में विभाजित किया है? नूतन परिकल्पना के आधार पर किस विद्वान ने वायुमंडल को 2 भागों में विभाजित किया है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर मार्सेल निकोलट। मार्सेल निकोलट थे जिन्होंने वायुमंडल को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया था। एक था आपका सममंडल और दूसरा विषममंडल। सममंडल की ऊंचाई जो है वो 90 किलोमीटर तक है, जिसमें ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर इसमें शामिल होते हैं। यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल जो है वो सममंडल के अंतर्गत आते हैं, और विषम मंडल को अलग अलग रासायनिक तत्वों के आधार पर इसको स्तरों में विभाजित किया हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन स्तर, ऑक्सीजन स्तर, हीलियम स्तर और हाइड्रोजन स्तर, इस तरीके से उसमें तापमंडल में ये सब आ जाता है विषम मंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? वायुमंडल की सही परतों का अनुक्रम क्या है? ए, परिवर्तन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या तापमंडल। देखिए, परिवर्तन मंडल किसको कहा जाता है? परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल को कहा जाता है। क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है, और मिश्रण प्रदेश और विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इसके इतने सारे नाम हैं, इन सभी नामों को आपको याद होने चाहिए। इंग्लिश में भी इनके नाम पूछे जाते हैं। तो क्षोभ मंडल को हम किस किस नाम से जानते हैं? परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं, इसको मिश्रण प्रदेश के नाम से जानते हैं। आप इन सबको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। विक्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं, और अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है क्षोभ मंडल को। ठीक है, तो इसमें से भी कोई सा भी नाम देकर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्षोभ मंडल के बाद देखो, मध्य मंडल तो नहीं आता है। क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है? समताप मंडल आता है। तो यहाँ पर हमारा अगर आप देखें तो परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल सॉरी तापमंडल। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सही होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं तापक्रम एवं वायु दाब के आधार पर वायुमंडलीय परतों का धरातल से ऊपर की ओर विभाजित का क्रम क्या है? सबसे पहला आपका आता है क्षोभ मंडल, सेकंड पे आता है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर आप इसको कह सकते हैं, थर्ड आता है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर और तापमंडल, फोर्थ नंबर पे थर्मोस्फीयर। विभिन्न विशेषताओं के आधार पर तापमंडल को 2 मंडलों में विभाजित किया गया है। तापमंडल को किसमें 2 में विभाजित किया है? आयन मंडल, आयनोस्फीयर और बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। तो इस तरीके से इस प्रश्न के अनुसार आपके वायुमंडलीय परतों का सही अनुक्रम होगा अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अधोमंडल कह सकते हैं क्षोभ मंडल को, परिवर्तन मंडल कहते हैं, या मैंने आपको बताया था मिश्रण प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है, और विक्षोभ मंडल। कुछ भी आपसे एग्जामिनर दे के पूछ सकता है कि विक्षोभ मंडल, अधोमंडल, मिश्रण मंडल, परिवर्तन मंडल, ये नाम आपको याद होने चाहिए। ट्रोपोस्फीयर जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है?
ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, मैग्नीटोपॉज, मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और ट्रोपोपॉज। सीमाएं, क्या क्षौभ मंडल और समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, इनके बीच की जो जगह होती है, ये बीच की जो मोटाई होती है, परतों के बीच की मोटाई, वो होती है सीमाएं। तो इनका सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, मैग्नीटोपॉज, मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और ट्रोपोपॉज। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, देखिए, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के मध्य की सीमा को क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज। यानी कि क्षौभ मंडल और समताप मंडल के मध्य की सीमा को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर की मध्य की सीमा को स्ट्रेटोपॉज। जो भी आपको पहले है ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोस्फेयर, तो इसका आपको शुरू का शब्द लेना है ट्रोपो और पॉज। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर को आप याद रखेंगे स्ट्रेटोपोज के नाम से, और मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के मध्य की सीमा को हम क्या कहेंगे? तो इसका मेसो आप वर्ड पकड़ लीजिए शुरू का, और इसको मेसोपोज कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नीटोपॉज। तो पृथ्वी के सीमित भूचुंबकीय क्षेत्र की बाहरी सीमा को क्या कहा जाता है? मैग्नीटोपॉज कहा जाता है। मैग्नीटोस्फेयर एक ग्रह के चारों ओर अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जिसकी ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पृथ्वी पर इसकी सीमा लगभग 90,000 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है कि अगर ट्रोपोपॉज किसके बीच की सीमा है? ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। शुरू का शब्द पकड़ना है आपको ट्रोपो। स्ट्रेटो में स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, तो स्ट्रेटोपोज आपका हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच की सीमा स्ट्रेटोपोज कहलाएगी। मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच की सीमा क्या कहलाएगी? मेसोपोज कहलाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित परत में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपवर्तित कर देती है? वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपवर्तित कर देती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, आयन मंडल। आयन मंडल का विस्तार वायुमंडल में सागर तल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, और इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ कई परतों का निर्धारण किया जाता है। जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती है, आयन मंडल के बाहर क्या होता है? बहिर्मंडल होता है। तो इसको विभिन्न गैसों के आधार पर या इनकी अलग अलग क्वालिटी के आधार पर इनकी परतों को इसको परतों में बांटा गया है, जैसे डी, ई, एफ, जी परतें, जिसमें आपकी रेडियो तरंगें अवशोषित होती हैं वायुमंडल में। इस तरीके से आयन मंडल विद्युत चुंबकीय तरंगों को परिवर्तित कर देता है। आयन मंडल के बाद जो बाहर का बहिर्मंडल आता है, ठीक है, बहिर्मंडल आता है, उनको इन सभी को परतों में इनको विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपकी यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी टेट प्राइमरी में भी क्वेश्चन आया था, सुपर टेट का एग्जाम जो हुआ था, और आपके टीजीटी पीजीटी में भी कई बार। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये है आपका समताप मंडल, या आप कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर वायुमंडल की वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुविधाजनक दशाएं होती है। ये मंडल जो होता है मौसमी हलचल से रहित होता है, इसलिए समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत मानी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। उपयुक्त सभी सही है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी सही है। ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, और इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रियाएं होती हैं। धूलकण मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? वायुमंडल के सबसे निचले स्तर अर्थात क्षौमंडल में पाए जाते हैं, जिसमें से समुद्री नमक होता है, छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं, धुएं की कालिक होती है, या आप कह सकते हैं राख, उल्कापात के कण आदि शामिल होते हैं। और ये सभी धूलकण जो होते हैं आर्द्रग्राही या संघनन केंद्र होते हैं, और वायुमंडलीय जल वाष्प संघनित होकर वर्षण के रूप में विभिन्न अलग अलग उत्पत्ति का कारण बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडलीय संरचना में निम्न में से किस गैस का सर्वाधिक भाग होता है? वायुमंडलीय संरचना में निम्न में से किस गैस का सबसे अधिक भाग होता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है वायुमंडल में, कितनी होती है? 78.08%। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये भी।
नेक्स्ट वन, सभी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो वायुमंडल से, अगर आप ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपका वायुमंडल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से सबसे कम अनुपात किसका होता है? वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से सबसे कम अनुपात किसका होता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है नियॉन। नियॉन का सबसे कम अनुपात होता है, नियॉन गैस सबसे कम होती है। कितनी होती है? 0.001818% होती है, ठीक है। चलिए, भूमध्य रेखा पर ट्रोपोस की ऊंचाई कितनी होती है? मैं क्या बताया, ट्रोपोस क्या कौन सी सीमा होती है? ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, क्षौभ मंडल और समताप के बीच की मोटाई। भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई कितनी होती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर 17 से 18 किलोमीटर। परिवर्तन मंडल कह सकते हैं, सपनाप या आप क्षौभ मंडल कह सकते हैं, अधोमंडल कह सकते हैं, और समताप मंडल के बीच लगभग इनके बीच में 1.5 किलोमीटर की मोटी परत को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। इस भाग में सभी प्रकार के मौसम परिवर्तन जितने भी होते हैं वो इसी में होते हैं। और समताप विषुवत रेखाओं पर इनकी मोटाई 17 से 18 किलोमीटर होती है और ध्रुवों पर ये कम हो जाती है। ध्रुवों पर कितनी? 9 से 10 किलोमीटर होती है। कितनी? ध्रुवों पर 9 से 10 किलोमीटर इनकी ऊंचाई होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन, क्षौभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम है। क्षौभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम कहाँ पर होती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्षौभ मंडल की ऊंचाई सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट वन है, वह वायुमंडलीय परत जो जयमंडल का एक भाग है उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय परत जो जयमंडल का एक भाग है उसे बहिर्मंडल कहा जाता है, क्षौभ मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल या आयन मंडल। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, क्षौभ मंडल। क्षौभ मंडल उसको कहा जाता है, वायुमंडल की परत जिसमें जयमंडल का एक भाग होता है वो क्या कहलाता है? क्षौभ मंडल होता है। मानव सहित सभी जीवों का अस्तित्व क्षौभ मंडल में होने वाली जितनी भी मौसमी घटनाओं के कारण ही संभव हो पाता है। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है क्षौभ मंडल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन है, वायुमंडल की निम्न परतों में से किसमें तापमान में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड किलोमीटर की गति से ह्रास होता है? वायुमंडल की परतें हैं जिसमें तापमान, जब आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें आपका तापमान प्रति किलोमीटर कम होता चला जाता है 6.5 सेंटीग्रेड। किसमें? परिवर्तन मंडल, क्षौभ मंडल में, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, आयन मंडल, तापमंडल। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, क्षौभ मंडल या परिवर्तन मंडल आप कह सकते हैं। क्षौभ मंडल या परिवर्तन मंडल में 1000 मीटर या 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम होता जाता है ये, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में देखते हैं, वायुमंडल की निम्न परत में से किसमें कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? वायुमंडल की परतें हैं, बहिर्मंडल है, आयन मंडल है, मध्यमंडल है, या कौन सी परत है जिसमें कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, बहिर्मंडल। आयन मंडल के ऊपर मैंने आपको बताया कि आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी में संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं जो आपके हमारे इसमें कृत्रिम उपग्रह रेडियो तरंगे इसी में आती हैं, परिवर्तित होती हैं, जो हम फ़ोन वगैरह सुनते हैं या सैटेलाइट जो आपके रडार वगैरह जैसी घटनाएं होती हैं वो सभी बहिर्मंडल में घटित होती हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संगठन अत्यधिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है, यह परत कहलाती है होमोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर या हेटाफेयर और होमोफेयर। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, हेट्रोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर जो होता है आपको वायुमंडल, मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल को 2 मंडलों में विभाजित किया गया है, होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर में, ठीक है। सममंडल और विषम मंडल में। सममंडल की ऊंचाई कितनी होती है? सागर तल से 90 किलोमीटर तक बताई जाती है, सागर तल से 90 किलोमीटर। और हेट्रोस्फेयर विषम मंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संगठन
छोटी हल्की गैसों में इसमें वृद्धि के साथ ये परिवर्तित होने लगता है। जैसे जैसे गैस बढ़ती है तो ये बदलता रहता है। तो इस मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? कम से कम 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक, 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर हेट्रोस्फीयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच स्थित सीमांत स्तर को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर। तो आपको इसका क्या, स्ट्रेटोस्फीयर का शुरू का वर्ड पकड़ना है। स्ट्रेटो किस में है? डी में। स्ट्रेटो पॉज आपका सही आंसर होगा। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा। ठीक है, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल आपसे पूछा गया है समताप मंडल, आपको इसके इंग्लिश में नाम याद होने चाहिए कि इस समताप मंडल को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर और मध्य मंडल को मेसोस्फीयर। ठीक है, तो आपको स्ट्रेटोस्फीयर का शुरू का वर्ड पकड़िए आप, स्ट्रेटो पॉज। ओके, चलिए नेक्स्ट वन है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, किन से बचाती है? ये सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर होता है यहाँ पर सही डी, पराबैंगनी किरणों से। समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच, किसके 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस पाई जाती है। और वायुमंडल में ओजोन गैस का सबसे अधिक महत्व है क्योंकि एक रक्षा आवरण का कार्य करती है। सूर्य पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ये उनको रोकती है, पृथ्वी तक पराबैंगनी किरणों को नहीं पहुंचने देती है ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है, वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किसमें ओजोन गैस पाई जाती है? तो मैंने अभी आपको बताया, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ओके, ओजोन गैस की अधिकता किसके मध्य होती है? ओजोन गैस की अधिकता किसकी, मैंने अभी ये भी आपको क्वेश्चन बताया है लास्ट, 15 से 35 किलोमीटर के मध्य समताप मंडल के सबसे निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, ओजोन गैस किसको? पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है और इसकी रक्षा आवरण का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति घटाना, मानसूनों की विफलता या पराबैंगनी किरणों को रोकना। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, पराबैंगनी किरणों को रोकना। वायुमंडल के निम्न में से कौन से भाग में मुक्ताब मेघ पाए जाते हैं? मुक्ताब मेघ क्या होते हैं? मुक्ताब मेघ, मुक्ताब मेघ को और किस नाम से जाना जाता है? इनको मदर ऑफ पर्ल, मदर ऑफ पर्ल के नाम से भी जाना जाता है, या नेक्रियस क्लाइड, नेक्रियस क्लाइड इनको कहा जाता है। तो कौन से होते हैं? समताप मंडल के, ये भी समताप मंडल के सबसे निचले सतह पर कभी कभी बादल दिखाई देते हैं और इन बादलों को ही हम क्या कहते हैं? मुक्ताब मेघ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी। वायुमंडल का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। उम्मीद करती हूँ अगर वीडियो आप अच्छे से देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए और अच्छी लगी तो फ्रेंड के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो और वीडियो को एक लाइक कर देना। आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो आने से पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ट्रेस गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? ट्रेस गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी। देखिए, मीथेन गैस, हीलियम गैस, नियॉन गैस और ओजोन गैस, ये सभी कौन सी गैसें होती है? ये सभी हैं हमारी ट्रेस गैस। ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है, ऑक्सीजन ट्रेस गैस नहीं है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78.08% होती है और नाइट्रोजन गैस, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस कितनी होती है? 20.95 ऑक्सीजन गैस होती है। और शेष भाग में कौन सी अन्य गैसें पाई जाती हैं? आपकी मीथेन, हीलियम, नियॉन और ओजोन, ये सभी पाई जाती हैं। ठीक है, ये सभी कौन सी हैं? ये सभी ट्रेस गैसें होती हैं। तो ओजोन ट्रेस गैस नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर, सॉरी, ऑक्सीजन ट्रेस गैस नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, ऑक्सीजन। ओके, चलिए नेक्स्ट वन है, अरोरा बेसिल्स होता है। अरोरा बेसिल्स क्या है? ये कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन
बहिर्मंडल में होता है, आयन मंडल में होता है, ओजोन मंडल में होता है, समताप मंडल में होता है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी। अरोरा बेसिल्स किस में होता है? आयन मंडल में होता है। आयन मंडल में होने वाली ये घटनाएं हैं। अरोरा बेसिल्स उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश क्या ये उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ये दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश है। कौन सा है? दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश है। ये आयन मंडल में होने वाली घटनाएं हैं। ठीक है, तो अरोरा बेसिल्स होता है कहाँ पर? आयन मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? देखिए, ए, यह रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। ये बिल्कुल सही है कि आयन मंडल में रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं। यह गैसें आयनिक रूप में होती हैं और यह वातावरण की सबसे ठंडी परत है। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। मध्यमंडल और तापमंडल के मध्य अध्यारोपित होता है, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें हम आयन कहते हैं, और ये कण रेडियो तरंगों को धरती पर परावर्तित करते हैं और संचार को संभव बनाते हैं। यहाँ गैसें आयनिक रूप में होती हैं, ये बिल्कुल सही है। वातावरण की सबसे ठंडी परत है। इसका तापमान कितना होता है? 200 केल्विन या 73 सेल्सियस के लगभग होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर गलत होता है। इसका विस्तार किस में? आयन मंडल का विस्तार किस में होता है? तापमंडल में होता है। मध्य मंडल और तापमंडल के मध्य नहीं होता है। आयन मंडल का विस्तार तापमंडल के उसमें होता है। तापमंडल के अंतर्गत आयन मंडल और बहिर्मंडल, आयन मंडल और दूसरा आपका आता है बहिर्मंडल, ये तापमंडल में आता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये था वायुमंडल का टॉपिक जिसके क्वेश्चन आंसर आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। वायुमंडल के और जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम 2-3 क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ में। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।